जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती 2022 चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या फिर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एक ही क्लास में होगा। एक ही क्लास में हम 500 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, ये क्लास आपकी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्लास को आप ठान लीजिएगा कि एक ही सांस में पूरा देखना। बीच में गाइस आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर अभी समय नहीं है तो अभी बंद कर दीजिए, जब आपको समय मिलेगा तब आप क्लास को देखना स्टार्ट कीजिएगा। इस क्लास में हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सो गाइस, ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। सो गाइस, मैं आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस क्लास को अभी बिल्कुल ना देखें। जब आपके पास समय होगा तब आप इस क्लास को शुरू कीजिएगा। चले मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक को कर दीजिएगा और साथ में अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको चैटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल आसानी से बैठ करके क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है और आंसर को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब गाइस, आपको ध्यान दे करके केवल और केवल देखना है और अपने कानों से सुनना है, दिमाग लगाना है बस मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जल का तनाव, जो गाइस पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है। इसकी वजह से जो तेल की बूंद है या पानी की बूंद जो है मेरे भाई, यह फैलती है। या पानी की बूंद जो है गाइस, ये गोल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है यह किसका उदाहरण है। मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या कहा गया कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा समान वेग और परिवर्ती त्वरण का। किसका उदाहरण है? समान वेग और परिवर्ती त्वरण का। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहाड़ों पर जो जल है ये कम तापमान पर क्यों उबलता है। मेरे भाई, याद रखना, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हो, हर एक क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाते हैं, तो गाइस मैं आपको ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ। देखो, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी उम्मीद ज़रूर लगा सकता हूँ मेरे भाई कि आपका लगभग हर संभव क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट होने की कोशिश जो है आपकी, ये कंप्लीट हो जाएगी। मतलब फिजिक्स से संबंधित आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिमाग लगा करके आपको क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। पहाड़ों पर जल जो है ये कम तापमान पर क्यों उबलता है, आपसे ये पूछा गया। पहाड़ों पर वायु दाब जो है मेरे भाई ये कम होता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक जो है मेरे प्यारे भाई या क्या होता है, घट जाता है। अगला है कि जो केट है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है मेरे भाई यह न्यूटन के तृतीय नियम पर, जिन्हें हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, इसका कारण है गाइस वो है अल्प घनत्व के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण। अगला है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कालावधि है गाइस वह उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा। कोई भी पिंड है उसका भार जो है कहाँ पर शून्य नहीं होगा, वह हो जाएगा पृथ्वी के सेंटर पर, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर भाई किसी भी पिंड का भार जो है यह शून्य नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगला है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो वह उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया करेगा। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट करवा रहा हूँ या फिर अगर आपको लगता है कि क्लास जो है थोड़ी तेज चल रही है, तो आप वीडियो की जो गाइस स्पीड है वो स्लो मोशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। आप 175 गाइस कर ले तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र में प्रतिक्रिया करता है। तो वह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो बादल है या किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। गाइस, या अल्प घनत्व या फिर अभी आपने कहा निम्न घनत्व, ये आपका हो जाएगा। अगला है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब जो मेरे भाई वह कैसा होता है, घटता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे क्यों झुकते हैं। पहाड़ों पर जो चढ़ने वाले व्यक्ति हैं आगे इसलिए झुकते हैं गाइस ताकि उनकी स्थिरता जो है यह बढ़ जाए। तो अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए पहाड़ों पर जो चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं मेरे भाई वह झुक जाते हैं। अगला कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपकेंद्रण। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अपकेंद्रण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा।
देखो भाई, किसी भी लिफ्ट में अगर आप बैठे हैं तो अपना भार आपको कब अधिक मालूम पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है ये कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो गाइस, जब लिफ्ट जो है यह त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी, तब उस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है यह अधिक मालूम पड़ेगा अपने वास्तविक भार से। ठीक है। जल के वाष्प में परिवर्तन जो है गाइस वह क्या कहलाता है, तो वह गाइस उसका भौतिक कहलाता है। ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो गाइस ये क्या होता है, उसका भौतिकी होता है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, याद रखना मेरे भाई, जूल होता है। द्रव की बूंद की आकृति जो है गाइस ये गोलाकार होने का क्या कारण है, तो इसका पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो सतही तनाव के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे। ये फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पेज आपका आया इसकी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो गैस पानी का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। कहने का मतलब है पानी का जो गैस उबलने की प्रक्रिया है ये थोड़ी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाता है। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पृष्ठ की तनाव के कारण। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो धातु की शुद्धता का जो निर्धारण मेरे भाई यह आर्कमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। अगला है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। न्यूटन सेकंड जिन्हें आप कहते हो मेरे भाई न्यूटन सेकंड, ये जो है किसका मात्रक है, तो यह गाइस जो है यह संवेग या फिर जिन्हें आप कहते हो मोमेंटम, उसका मात्रक हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है गाइस जो इसका मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, 9.8 न्यूटन। अगला है कि लोहे की सुई जो है या पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है, तो मेरे भाई जूल सेकंड जो है ये प्लांक नियतांक की इकाई हो जाएगी। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है, तो यह जो है गाइस ये प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, जिन्हें आप लाइट ईयर कहते हो। कहते हैं ना गाइस, क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है मेरे भाई, तो यह दूरी का मात्रक है, क्योंकि जो सितारों की दूरी है या जो है गाइस या फिर कहा जाए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है यह प्रकाश वर्ष ही कहलाता है। ठीक है। तो दूरी मापने की इकाई क्या है मेरे भाई, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। किस स्थान पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे अधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है। अगला है कि दो धातुओं के बीच घर्षण बल का क्या कारण है, तो उनके पृष्ठों पर अनियमितता होती है, जिसकी वजह से उनके बीच घर्षण जो है गाइस ये होता रहता है। अगला है कि मोथरे चाकू से चीज़ों को काटना क्यों मुश्किल है। मोथरे चाकू मतलब यह हो गया जिन्हें आप कहा जाए तो मतलब अपने बोलचाल भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कुंद। ठीक है, कुंद कहा जाता है, जो अगर चलता ना हो तो किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू काम कर देता है, इसकी वजह से गाइस काटना मुश्किल होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो गाइस नियम है या किसने दिया था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह कार्य करती है सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर जिन्हें आप कहते हो अपकेंद्रण। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। ठीक है। हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि मैं लगभग 45 से 50 मिनट में, या मुश्किल से हो जाएगा तो 1 घंटे में हम आपके पूरे 500 प्रश्नों को कवर करवा देंगे। ठीक है। तो कोशिश करना मेरे भाई, आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है। अगला है कि तूफानों से घरों से जो गाय छतें हुए या क्यों उड़ जाते हैं, तूफान में घरों से जो गाय छतें होती हैं, जो गाय टीन टप्पर होते हैं, क्यों उड़ जाते हैं, तो बर्नौलीज के सिद्धांत के आधार पर गाइस ये कार्य होता है। वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोल होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसलिए मैंने इसे बार बार कर रखा है। अगला कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं मेरे भाई, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा वायुमंडलीय का दबाव। जो भी मित्र बता रहे हैं बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, बिल्कुल सही है, हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है मेरे भाई, तो विद्युत प्रवाह की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम्पियर। अगला है कि कोई व्यक्ति बर्फ की सतह सख्त सतह पर कैसे चल सकता है, तो उसे रोलर स्केट से इस्तेमाल करना चाहेगा, तभी वह बर्फ की सतह पर चल सकता है। अगला है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर। अगला कार्य की इकाई क्या है या कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य ऊष्मा और ऊर्जा। कार्य ऊष्मा और ऊर्जा जो है मेरे भाई, यह इसका जो मात्रक होता है यह जूल ही होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा जूल। अगला है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है, तो वह गाइस होता है ध्वनि मापने में। किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होगा। और हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो गाइस यह तरंगों की आवृत्ति को मापता है हर्ट्ज।
लिफ्ट में मनुष्य का वजन कम कम रहता है या फिर कब कम महसूस होता है? तो जब लिफ्ट जो है गाइस वह तेज़ी से नीचे की ओर जा रही होगी, तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना वजन जो है यह कम महसूस होगा या कम आभास होगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो ये दूरी का है गाइस। अभी आपने बताया कि जो गाइस सितारों की दूरी है किस में मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में, या एक वर्ष में चली गई जो गाइस सूर्य द्वारा दूरी है, या प्रकाश वर्ष ही कहलाती है, जिन्हें आप लाइट ईयर कहते हो। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? देखो, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे गाइस आपने देखा होगा, ये कल ही आपको क्वेश्चन आया था, तो कपूर जो है मेरे भाई, यह ठोस से गैस में बदलने की क्रिया पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पड़ता है? तो गाइस पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। क्योंकि गाइस जिसका क्वथनांक बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि चावल भी इसका जल्दी पक जाएगा। अगला है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो जो गाइस बुरादा है ये ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होता है, ठीक है। तो बर्फ जो है जो गाइस ये है इसमें हम बुरादे को इसलिए पैक करते हैं क्योंकि बुरादा जो है मेरे भाई ये ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला है कि ध्वनि तरंग जो है किस रूप में यात्रा करती है? तो अनिर्देश्य तरंग के रूप में यहाँ पर यात्रा करने आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ध्वनि की जो गति है ये सबसे तेज किस में होती है? हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि की गति है ये सबसे तेज किस में होती है? तो ये होती है ठोस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कांच, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? गाइस ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, या फिर कहा जाए जो ध्वनि मापने का जो गाइस असाई मात्रक है, या क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई डेसिबल। अगला आपके सामने की ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब हुआ कि आपको अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई दे, उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस वो हो जाएगा परावर्तन के कारण। अगला कि डॉपलर प्रभाव जो है यह किससे संबंधित है? मेरे प्यारे भाई डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित हो जाएगा? आपका ध्वनि से, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं गाइस, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। ध्वनि की उच्चता जो है किस पर निर्भर करती है? या उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक होगी मेरे भाई, ठीक है। हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का कारण, बस वही गाइस मेरे कहा गया, समझने की कोशिश करना। हाल में कहा जाए या फिर आप किसी भी बंद कमरे में बोलेंगे, या फिर गाइस आप कुएं में ही बोलेंगे, तो आपको अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। और जब आपको अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई दे, उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि, ठीक है। और यह किसके कारण होता है? तो यह होता है परावर्तन के कारण। ग्रीन मफलर क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किए जा रहे हैं मेरे भाई, इसे ही कहा जाता है ग्रीन मफलर, ठीक है। ये आपसे गाइस पूछा जा सकता है, तो याद रखना। प्राध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगी आपकी मैक। अगला की आवृत्ति का मतलब एसआई इकाई क्या है मेरे भाई? तो यह हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है मेरे भाई कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना जो है यह क्या कहलाता है? अब आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि जो श्वेत प्रकाश है, चाहे वो गाइस सूर्य का श्वेत प्रकाश हो या गाइस नॉर्मल श्वेत प्रकाश हो, ठीक है। अगर हम उसे किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे मेरे भाई, प्रिज्म आप सभी जानते ही हैं, अगर हम उसे किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में वह बट जाता है। और इस सूर्य का या श्वेत प्रकाश का इन्हीं 7 रंगों में विभक्त होना वह कहलाता है क्या भैया? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? विक्षेपण। अगला है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा आपका प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो मध्य का आपतन कोण, ठीक है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को आवेशित कर लेते हैं या फिर अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र में। अगला कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो गाइज इसका देखो फिक्स टाइम कहीं भी गाइस मैनेजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर कहा जाए मुख्य रूप से तो 8 मिनट 16 या 8 मिनट गाइस 20 सेकंड तक के माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको 8 मिनट 16 या 8 मिनट 20 अगर आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसे टिक कर देंगे, ठीक है। अगला है लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो यह डायोप्टर में मापी जाती है। अगला है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
किस परिघटना का परिणाम है? तो यह हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। ठीक है। अगला है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अगला है कि अस्त होते समय या गाइस उगते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो यह हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि मृग तृष्णा जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा बनने का कारण तो वही गाइस आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है। देखो मैं बहुत तेज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ गाइस कि मैं सोचता हूँ कि आपका कम समय में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएँ। ठीक है। 500 प्रश्न हैं और 500 के 500 प्रश्न आपके पूरे जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे गाइस हम आपके कम समय में पूरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि आपका कम समय में कवर भी हो जाए, लेकिन गाइस आपको पूरी क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? आपसे यह कहा गया। देखो गाइस जल के अणुओं द्वारा जो नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से गाइस जो समुद्र का पानी है यह मुझे नीला दिखाई देता है। ठीक है। अब मुख्य रूप से मेरे भाई कहा जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें समुद्र का जो पानी है यह नीला दिखाई देता है। सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, आप जानते ही हैं, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, यानी इसके क्रम को हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? अब सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा समझो, आसान है गाइस, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार गाइस जो है यह किस लिए मिला? यह मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। अगला है रॉकेट जो है गाइस यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है ये संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हो जाएगा गाइस आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला है कि प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या है? जो गाइस प्रतिदीप्ति है या फिर कहा जाए ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक है मेरे प्यारे भाई याद रखना क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला। अगला है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं चालन। आपसे ये पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है। देखो मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएँ, सो गाइस मैं थोड़ा फास्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज लग रहा है तो आप क्लास की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगला है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो विकिरण के दौरान। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो गाइस लगातार मतलब वनों का कम होना या फिर पेड़ों का कटना। ठीक है। ये जो है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो यह होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि केल्विन मान में जो मानव शरीर का सामान्य ताप है यह कितना होता है? तो 310 केल्विन। अगला है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर या फिर जिन्हें गाइस कहा जाए तो घर की भाषा में कहा जाता है फ्रिज। ठीक है। तो फ्रिज में जो गाइस थर्मोस्टेट लगा होता है उसका कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए। किसका गाइस कार्य होता है? तो यह होता है कि जो तापमान होता है इसको एक समान बनाए रखने के लिए, ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, इसको एक समान तापमान बनाए रखने के लिए गाइस जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शीतकाल में कपड़े में जो गाइस गर्म है ये क्यों रखते हैं? कहने का मतलब शीतकाल में कपड़े जो गाइस ये हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो ये हो जाएगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जो गाइस गर्म कपड़े हैं ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से गाइस हम शरीर में जो गाइस शीतकाल में या ठंडियों में कपड़े पहनते हैं मेरे भाई, यह हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है। ताकि हमें गर्मी लगे और जो गाइस ऊष्मा है ये हमारे शरीर के अंदर ही रहे। ठीक है। अगला आपके सामने कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल पर। अगला है कि आपेक्षिक आर्द्रता हम किस रूप में मापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हम प्रतिशत के रूप में मापते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ये गाइस आपने देखा होगा जब मैं आपका गाइस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करवाता हूँ, या फिर कहा जाए मेरे भाई तो जब मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपके कंप्लीट करवाते हैं मेरे भाई, वही आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कोई पहाड़ नहीं है भाई, कुछ भी पहाड़ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी गाइस आपको आसानी से नहीं मिल जाती, चाहे आप गाइस 2 रोटी ही खाने के लिए बात करो। अगर आप किसी से 2 रोटी मांगोगे तो वह 2 रोटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो कहेगा पहले आप काम करो, इसके हकदार बनो, तभी आपको 2 रोटी मिल सकती है। तो मेरे भाई वही मतलब है, जब आप संघर्ष करोगे तभी आपको एक वर्दी मिल सकती है, तभी आपको एक सीट कंफर्म मिल सकती है। ठीक है। सो गाइस आप पूरी जान के साथ लगे रहो, पूरी ताकत लगाते रहो, वर्दी तो आपको मिलेगी ही, सिलेक्शन तो आपका होकर ही
ही रहेगा। दो रेलों में मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान जो है यह क्यों छोड़ दिया जाता है? अब थोड़ा गाइस समझो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गाइस जो उसमें धातुएं होती हैं, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, ये गाइस धातु की बनी होती है और धातुएं जो गाइस ये तापमान या फिर ताप पाने पर फैलती हैं, ठीक है। तो जो गाइस धातु है ये गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है, संकुचित हो जाती है, यानी इससे उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से गाइस इसमें थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? कारण इसका ये है कि पाइप में जो पानी है गाइस ये जमने पर फैल जाता है। जो गाइस पाइप में पानी होते हैं ये जब जमते हैं तो इसका आयतन में वृद्धि होती है, और जब आयतन में वृद्धि होगी, इसके वॉल्यूम में गाइस जब वृद्धि होगी, तो मतलब है कि इसके जो गाइस पाइपें हैं ये क्या होंगी, फट जाएंगी। ओके, अगला है कि विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तापमान को हम विकिरण पाइरोमीटर से माप सकते हैं। पानी का जो गाइस त्रिगुणात्मक बिंदु है यह कितना होता है? त्रिगुणात्मक बिंदु का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि ठोस भी रहे, द्रव भी रहे, गैस भी रहे। तो 273.16 डिग्री केल्विन जो गाइस ये त्रिगुणात्मक बिंदु हो जाएगा। अगला कि इंसोलेशन या फिर जिन्हें आप कहते हो आपतन, इसका अर्थ क्या है? आपतन मतलब होगा इसकी आने वाली जो सौर किरणें हैं। कहने का मतलब है गाइस ये मान लीजिए आपका कोई मान लीजिए गाइस यहाँ पर ये आपका कोई भी दर्पण ही मान लीजिए, या कोई आप कहा जाए गाइस कुछ भी आप मिरर मान सकते हैं, ठीक है, दर्पण ही मान सकते हैं। और ये गाइस ये जो किरण आ रही है इसके कहा जाता है आपतन किरण, ये जाएगी इसे कहा जाता है परावर्तन किरण, ठीक है। तो ये गाइस जो आपतन है इसे यहाँ पर कहा गया आपतन या फिर कहा जाए इंसोलेशन। इसका अर्थ क्या है? तो आने वाली जो सौर विकिरणें होती हैं इसे कहते हैं हम आपतन, ठीक है। अगला है कि जल का सबसे अधिक घनत्व जो है ये किस पर होता है मेरे भाई? तो जो जल का ये सबसे अधिक घनत्व या सर्वाधिक घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अगला है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है यह केवल और केवल 1 होती है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। आपने अभी गाइस इसके पहले भी क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके प्यारे भाई, अगला है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? यानी गाइस जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस का लगाए होते हैं, लेंस लगे होते हैं, वो किस प्रकार के लेंस होते हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस के उपयोग में लाए जाते हैं? अवतल लेंस या फिर जिन्हें आप कहते हो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो गाइस ये प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग है यह किसमें किया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा संचार में, ठीक है। अगला है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? भैया 7 रंग ही होते हैं। जो सूर्य के प्रकाश में जितने रंग होते हैं उतने ही इंद्रधनुष में तो होंगे, तो यहाँ पर 7 रंग हो जाएंगे आपके, ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो 2 फिलामेंट और फ्लोरोसेंट और पदार्थ एवं पारा, ये सभी गैस होते हैं ट्यूबलाइट में। ओके, अगला है कि अप्रभावी तरंग कैसे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की 2 तरंगों के कारण अप्रभावी तरंग का निर्माण होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कहेंगे? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को जो गैस कहा जाएगा वह कहा जाएगा अवरक्त तरंग दैर्ध्य। क्या कहा जाएगा? अवरक्त। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवरक्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण। अगला कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो गाइस ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो यह ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ये गाइस आपतन और अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। अगला प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा जो है मेरे भाई ये आपके प्राइमरी रंग होते हैं या प्राइमरी कलर होते हैं या फिर कहा जाए प्राथमिक रंग होते हैं। अगला है प्राथमिक रंग जो गाइस है कौन कौन से होते हैं? आपने देखा ही, लाल, नीला और हरा। तारे का रंग जो गाइस है यह क्या दर्शाता है? तो तारे का रंग जो है यह क्या दर्शाता है? उसका तापमान दर्शाता है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश की अधिकतम गति किसमें किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति जो है किस माध्यम में होती है मेरे भाई? निर्वात में अधिकतम होगी, ठीक है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। अगला है रिफ्लेक्शन एंड जो गाइस रिफ्रैक्शन है ये गाइस इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का मतलब यहाँ पर ये लिखा है। अगला है कि उच्चतम तरंगदैर्ध्य रंग जो है किस में मिलता है? तो ये लाल रंग में मिलता है। अगला, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो जिस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से गाइस हमें सबको भी दिखाई देता अगर वायुमंडल ना होता तो, ठीक है। लेकिन ना होता तब भैया, ठीक है वायुमंडल तो हमें तो नीला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें काला दिखाई देता। अगला कि सितारों का रंग क्या दर्शाता है? तो वह उसका तापमान दर्शाता है। लाल फूल को
हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखाई देगा? जब लाल फूल को हरे प्रकाश में रखा जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला है कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई क्यों दिखाई देती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहते हैं। आंतरिक छात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अभी मैंने आप सभी को बताया था कि आंतरिक छात्री को जो आकाश है गाइस ये काला रंग का दिखाई देता है। अगला है कि छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के सीधे प्रसार के द्वारा। कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोहरे में हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रमन का प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो यह प्रकाश से संबंधित है या फिर लाइट से संबंधित है। और गाइस इसे इन्हीं प्रकाश के लिए या फिर इन्हीं प्रभाव के लिए गाइस जो नोबेल पुरस्कार है ये 1930 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, सीवी रमन को। अगला आपके सामने कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होगा मेरे भाई? निर्वात में होगा। आँखों की रेटिना किस तरह कार्य करती है? तो जिस प्रकार से कैमरे में फिल्म कार्य करता है उसी प्रकार से आँखों की रेटिना भी कार्य करती है। ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? गाइस आपने देखा है विव की ओर, यानी कि सबसे ऊपरी भाग कौन सा हो जाएगा आपका गाइस? यहाँ पर हो जाएगा लाल। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा होता है? तो वॉयलेट। अगला है कि रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार का मोटर संस्तुत है? तो डीसी मोटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, यानी एक सीमित विद्युत देने के लिए हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। और गाइस से घर की जो मतलब परिपथ होता है मेरे भाई, विद्युत का परिपथ होता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है कि गैल्वेनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? या तो फिर गैल्वेनोमीटर से हम किसका पता लगाते हैं? तो गाइस गैल्वेनोमीटर से हम धारा का पता लगाते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है यह सबसे पहले किसने अवलोकित किया? तो गाइस ऑस्ट्रेट के द्वारा सबसे पहले अवलोकित किया गया था। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है मेरे भाई? तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा। अगला कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा आपका वेबर। चल कुंडली या फिर जो गाइस मूविंग कॉइल है, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे उच्च आवृत्ति के एसी को मापते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च आवृत्ति के एसी को। चुंबकीय सुई जो है यह किस तरफ संकेत करती है मेरे भाई? तो यह गाइस जो है ये तांबा की ओर संकेत करती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि टेस्ला चुंबकीय की इकाई क्या है? क्षेत्र हो जाएगा। अगला है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला है मेरे भाई कि किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो किस धातु की चालकता सबसे अधिक होगी मेरे भाई? चांदी की। अगला कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो मृद लोहा का इस्तेमाल किया जाएगा विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत उपकरण में जो अर्थ होता है मेरे भाई, कहते हैं ना ये अर्थिंग है, तो मेरे भाई वही जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या? तो वह होता है गाइस सुरक्षा के लिए। ठीक है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला आपके सामने की चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कपास की सुई जो है गाइस ये चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करेगी या इंगित करेगी। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो गाइस एम्पियर हो जाएगा विद्युत मात्रा की इकाई। अगला कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है यह किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो गाइस तंतु है किसका बना होता है? या फिर उसका जो गाइस फिलामेंट है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला है आपके सामने कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। एम्पियर घाट जो है गाइस, एम्पियर घंटा जो है ये किसका मात्रक है? तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश की मात्रक का। अगला है कि बिजली के करंट के माप की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर हो जाएगी। अगला है कि विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं? तो किसी भी कॉयल में विद्युत धारा जो गाइस है इसके गाइस जो घटना है इसे हम विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में मेरे भाई रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। अगला आपके सामने की बिजली के करंट के जो माप की इकाई है या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बिजली के करंट के जो माप की इकाई है क्या हो जाएगी? एम्पियर। अगला है कि जो विद्युत चुंबकीय है इसकी इंजेक्शन की घटना क्या कहलाती है? तो किसी भी कॉइल में विद्युत। ये जो गाइस मैंने यहाँ पर रिपीट किए हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैंने इसे रिपीट कर दिया है ताकि आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ। अगला आपके देखो तो कि धारा को पैदा करना, चुंबक और कॉइल को आगे पीछे विस्थापित करना, ये जो गाइस है ये किसका कारण होता है? तो किसी भी कॉइल में विद्युत इंजेक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन की घटना को।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है? तो डायोड के माध्यम से। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन से बना होता है, ये आखिर क्यों बना होता है? तो क्योंकि गाइस जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक जो होता है क्या होता है? अधिकतम होता है या फिर उच्च होता है। इसी की वजह से विद्युत बल्ब का जो गाइस तंतु है या फिलामेंट है, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का। CFL का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला है कि किस विकिरण की या फिर किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो गाइस ये जो होती है यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देहली आवृत्ति क्या है? तो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसे ही कहा जाता है देहली आवृत्ति। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कोर को गर्म करता है? तो वह गाइस उसका हो जाएगा अवरक्त। अगला है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो हाइड्रोजन के संलग्न की प्रक्रिया से। अगला है आपके सामने नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो है गाइस इसमें कोई भी श्रृंखला का अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में गाइस किसी भी श्रृंखला से अभिक्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होगी। अगला है कि तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन से ही प्राप्त करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलों के लेजर जो गाइज यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत है या क्या हो जाएगा? सौर सेल। ठीक है। अगला लेजर बीम जो गाइज है इसका उपयोग किस में होता है? तो आँख की चिकित्सा में। परमाणु जो गाइज पायल है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कहाँ को या फिर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तारापुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो केवल और केवल एक ही दिशा में बहती है। ठीक है। अगला आपके सामने कि रडार का जो प्रयोग है या किसके लिए किया जाता है? तो जहाजों या वायुयानों आदि को ढूंढना या फिर मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग हम करते हैं। सिल्वा क्या है भैया? तो ये फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की एक परमाणु लेसर विधि है जिन्हें हम सिल्वा के नाम से भी जानते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? तो यह एक प्रकार की यक्ष किरणें होती हैं। अगला आपके सामने कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है ये सौर ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी में। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को जो हीट ट्रांसफर करने की क्रिया है या ऊष्मा ट्रांसफर करने की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं? तो इसे रेडिएशन कहते हैं। ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो ये अंटार्कटिका देश के ऊपर सबसे अधिक बन रहा है। ठीक है। और ओजोन क्षेत्र का पता जो है जी अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों के द्वारा ही लगाया गया था। ग्रहगति नियम का निरूपण किसने किया? तो जॉनिस कैप्लर ने किया। अगला है कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मेरे भाई याद रखना मंगल ग्रह जो है ये लाल दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि चांद पर उतरने वाला, नहीं उसके पहले तो आपका क्वेश्चन इसके फुरार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण मेरे भाई कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा तभी तो हम कहेंगे सूर्य ग्रहण हो रहा। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, इसके बीच में गाइस जब चंद्रमा आ जाएगा तब हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला कि चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य कौन था? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस जी इसरो का फुल फॉर्म होता है। अगला कि गैलीलियो गैलीली कौन थे? तो एक गाइस खगोलज्ञ थी। अगला आपके सामने कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो गाइस आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी मित्र का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ ताकि गाइस मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकूँ आप सभी के लिए गाइस आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपकी एक सीट को कंफर्म करवाने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं गाइस। ठीक है। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देंगे, एंड जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लासेस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है। और क्लास को लाइक तो कर ही देना। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो क्वेश्चन आपसे है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो याद रखना यहाँ पर ये प्लूटो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है।
प्लूटो तो गाइस अब यहाँ से निकाल ही दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन को हम स्किप ही कर दे रहे हैं। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वह उसके तापमान पर निर्भर करेगा। ब्लैक होल क्या है? तो गाइस ये 6 सितारा है, ठीक है, एक 6 सितारा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो गाइस 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड। ब्लैक होल्स क्या है? तो त्रिभुज में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश जो है गाइस ये किरण पुंज को भी बाहर नहीं जाने देता है, उसे कहा जाते हैं ब्लैक होल। अगला आपके सामने की जो गाइस सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह या कौन सा है? तो गाइस सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब ये गाइस है कि वरुण जो है ये सबसे दूर हो जाएगा, और जो बुध ग्रह मरकरी ग्रह है मेरे भाई, यह सबसे अधिक नजदीकी ग्रह हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो यश चंद्रशेखर ने। अगला है कि मेघनाद साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी के योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला है कि जो गाइस यहाँ पर सोलर सिस्टम है इसको किसने खोजा था? तो कैप्लर ने खोजा था। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम जो है गाइस ये आपको कैप्लर तो बहुत कम, लेकिन कॉपरनिकस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप कॉपरनिकस ही याद रखना। अगला है कि हे ब्रिज से किसको मापा जाता है? तो हम गाइस इससे इंडक्टेंस को मापते हैं। अगला है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला आपके सामने मेरे भाई के राडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटरसन कॉट ने किया था, ठीक है। अगला है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? लुई प्रिंस ने किया था। नैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गैसों का दाब करने के लिए। डायनेमो का अर्थ क्या है मेरे भाई? तो डायनेमो का जो अर्थ है यह है मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। मतलब गाइस जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो डायनेमो के माध्यम से ही परिवर्तित करते हैं। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। पायरोमीटर किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को। आर्किमिडीज किस देश के थे? तो गाइस ये ग्रीस से थे। लॉ ऑफ फ्लैटिंग्स किस जो सिद्धांत है या फिर गाइस उत्प्लवन का नियम है, इसकी खोज किसने की थी या सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. वेर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का या फिर वायुयान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉयंटजन ने। अगला है कि सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो गाइस विजेता हैं कौन है? विलियम रॉयंटजन, जो गाइस एक्स रेणु की खोज के लिए दिए गए थे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो गाइस इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या के लिए, और क्वांटम सिद्धांत का गाइस जो मतलब व्याख्या की थी ये आइंस्टीन ने ही की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो गाइस क्वेश्चन कहा गया आपसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो गाइस है इसके लिए हमें आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जो गाइस क्वांटम सिद्धांत है इसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना मेरे भाई, मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए करते हैं या फिर किससे मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग जो है गाइस ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो यह गाइस स्पेक्ट्रेंट यंत्र प्रयुक्त होता है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया, या फिर जिन्हें आप कहते हो विद्युत बल्ब, इसका आविष्कार किसने किया? आप सभी जानते हैं गाइस ये फेमस वैज्ञानिक थे, थॉमस अल्वा एडिसन, उनके द्वारा किया गया था। नाविक दिक्सूचक में कुल कितने बिंदु होते हैं? दिक्सूचक का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो नाविक लेकर चलते हैं, और जो गाइस दिक्सूचक होता है, कहने का मतलब जो गाइस दिशा सूचक यंत्र होता है उसमें कुल कितने बिंदु होते हैं? तो 32 बिंदु होते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो गाइस कोपरनिकस ने की। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फाइथोमीटर का प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी, आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मैं जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड हों उसके गाइस नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें, ठीक। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से, या फिर जिन्हें आप कहते हो पवन वेग मापी, दोनों गाइस आप कह सकते हो, ठीक है।
दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी किससे मापा जाता है? तो गाइस ये षष्ठक से मापा जाता है। अगला रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया? तो गाइस निकोला टेस्ला ने किया। दूर की चीजें किसकी सहायता से देखी जा सकती हैं? टेलीस्कोप की सहायता से, या फिर जिन्हें आप कहते हो दूरबीन। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? तो जॉन विलियम रिटर ने की थी। ओके, नेक्स्ट आपके सामने की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज जो है किसने की? तो कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है मेरे भाई। तापमान को किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं। फिर देखो, वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। फिर है कि पायर हेलियोमीटर किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं मेरे भाई। सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है। रेल की बैटरी जो गैस पटरी है या किस धातु की बनी होती है? तो उच्च गति इस्पात की बनी होती है। ठीक है, अगला है कि रेलगाड़ियों में जो गैस डैनोमीटर कार का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। अगला है कि रेल की पटरी में जो फिश प्लेट है ये क्या काम करता है? तो दोनों पटरियों को जोड़ने का काम जो जो गैस फिश प्लेट होता है ये जोड़ने का काम करता है दोनों पटरियों को। ओके, चलो भैया अगला क्वेश्चन है कि पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो कोलकाता में। नॉटिकल मील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नौ संचालन के लिए। या फिर कहा जाए खगोलीय दूरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नौ संचालन की दूरी को मापने के लिए गाइस हम खगोलीय का प्रयोग करते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट, या फिर जिन्हें आप कहते हो विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर कहा जाए मेरे भाई तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है यह यंग प्रत्यास्थता का गुणांक हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? तो डायोप्टर कहते हैं। फिर अगला है कि कैंडेला मात्रक है, तो गाइस ये किसका है? ज्योति तीव्रता का। जूल जो है किसकी इकाई हो जाएगी? ऊर्जा, ऊष्मा या फिर कार्य का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धर्मिता का। फिर दाब का मात्रक क्या है मेरे भाई? तो पास्कल हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? दूरी की है। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? ये गाइस जो है यह तरंगदैर्घ्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण से होती हैं? तो ये गाइस ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी होगी? तो घड़ी जो है गाइस ये सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो ऐसे पदार्थ में उसकी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमने 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको लगता है कि 500 क्वेश्चन नहीं थे तो आप एक एक क्वेश्चंस को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। 500 क्वेश्चन थे जो कि गाइस हमने 1 घंटे से पहले ही कवर कर लिया, और ये सब गाइस हुआ है आप सभी के सहयोग से। क्योंकि गाइस आप समझते हैं कि मैंने कहा जाए तो बहुत ही फास्ट करवाए क्वेश्चंस, और मैं एक दिन और 500 क्वेश्चन आपके ले लूँगा, फिर आपका गाइस पूर्ण रूप से डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, और फिर आपको गाइस फिजिक्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके मेरे प्यारे भाई, तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करना। साथ में जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास के इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिन सर पर मिल जाएगी, आप जाकर के देख लेना। ठीक है, तो मैंने बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस करवाए हैं आपके, ताकि हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो आई होप अब हमारी मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, भली बुरी बद्दी जो भी गाइस आपके प्रति हो, हाँ हमारी राय गाइस जो भी आपके प्रति हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और
बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।